आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। सैटरडे स्टोरी बाय विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज मैं जिस कहानी को लेकर आपके सामने आई हूँ उसका शीर्षक है प्रेम कहानी में। जैसा कि प्रत्येक प्रेम कहानी में होता है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, लिहाजा इसमें भी है। लड़का भूरे बालों वाला 25 साल का युवा है जिसकी छोटी छोटी आँखों की पलकें घनी और काली थीं और उन आँखों में हमेशा ही लाल लाल डोरे तैरते रहते थे, पता नहीं नींद के कारण या लगातार सिगरेट पीने के कारण। लड़की 21 वर्ष की थी, बड़ी आँखों और घुंघराले बालों वाली। उसकी साड़ी सूती और साधारण हुआ करती, पर कलफ लगाकर सलीके से पहनने के कारण वे अच्छी लगती। वो इतनी दुर्बल थी कि कलफ लगी साड़ी पर एक बड़ा सा फूल बनकर उसे तितली जैसा अपने में समेट लेती और तब यह तय करना मुश्किल हो जाता कि वह साड़ी में लिपटी हुई है या साड़ी उससे लिपटी हुई है। वो बहुत आकर्षक तो नहीं थी, पर ढंग से तैयार होने, सलीके से साड़ी बांधने के कारण सलीकेदार और आकर्षक लगती, इतना कि उसे एक नज़र देखा जा सकता था। नज़रों की बात पर ख्याल आया कि पहले इसी की नज़र उस लड़के पर पड़ी थी। वे दोनों एक ही बस से जा रहे थे। उसने कंडक्टर की ओर रुपए बढ़ाया टिकट के लिए और कहा सिंधिया हाउस। हालांकि इसमें चौंकने की बात नहीं थी कि वह भी सिंधिया हाउस ही जा रहा है, पर फिर भी वह चौंक गई। एक अवांछित सा ख्याल आया कि कहीं उसका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन लड़के का निर्विकार चेहरा और सूनी आंखों में अपने लिए कोई भी कण ना देखकर उसने गर्दन खिड़की की तरफ कर ली। सिंधिया हाउस के स्टॉप पर उतरकर वह उस गगनचुंबी इमारत के सामने आ खड़ी हुई जिसमें स्थित किसी प्राइवेट कंपनी के साक्षात्कार के लिए उसे जाना था। एक बार उसने उस इमारत को देखा, फिर खुद को, और उसे एक बारगी ही उस लड़के की याद आ गई जो बस में उसकी बगल में बैठा तो था, लेकिन अपने आप में खोया हुआ। इमारत के अंदर दाखिल होने में अब उससे जाने कैसा संकोच सा हो रहा था। एक भय का भाव भी घिराया था उसके चेहरे पर। उसने सोचा कि अगर वह लड़का भी यहाँ होता तो तब शायद उससे इतना संकोच ना होता, और तभी वह चौंकी। उसने देखा कि वह लड़का भी उसके सामने खड़ा है और उसी इमारत की ओर देख रहा है। अब उसकी समझ में आ गया था कि वह भी एक प्रत्याशी है। दोनों का इंटरव्यू हो गया, दोनों की पहचान भी हो गई। लड़के ने बताया कि वह बीए पास है, घर में 2 बहनें हैं, माँ और बीमार पिता है। बड़ी बहन एक प्राइवेट फैक्ट्री में 600 रुपये माहवारी पर काम करती है और अब तक कुंवारी है। वह खुद ट्यूशन करता है और बहन और अपने पैसों से घर का खर्च चलाता है। बीमार पिता की दारू दवा करवाता है और गठिया से ग्रस्त माँ के लिए हकीमी नुस्खा जुटाता रहता है। छोटी बहन 10वीं में पढ़ती है और उसकी इच्छा है कि वो उसे खूब पढ़ाई लिखाए और इन सब के लिए उसे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। लड़की के लिए भी नौकरी उतनी ही आवश्यक थी क्योंकि वह इंटर पास थी और बीए में दाखिला ले रखा था। उसका भाई कमाऊ था, लेकिन बीवी बच्चों पर खर्च करने का हिमायती। लेकिन नौकरी किसी को भी ना मिली, अलबत्ता उन दोनों में वह ज़रूर हो गया जिसे दुनिया प्रेम कहती है। अब वे रोज़ाना मिलने लगे और नौकरी की चिंता के साथ साथ भविष्य की भी चिंता करने लगे। वे पैसों से खाली किंतु बातों से लबालब भरे होते। अब तक सितंबर से मार्च तक का खुशनुमा मौसम बीत चुका था और अब दिल को जलाने वाली भयंकर गर्मी आ गई थी। आकाश फसल कटे खेत की तरह साफ था, जिस पर एक परत धूल की छाई हुई थी। लड़की अक्सर चुप रहती, लड़का ही अधिकतर बोलता। इस समय भी लड़की बिल्कुल चुप थी। कोई और समय होता तो या तो उसकी बात का समर्थन करती या अपने विचार रखती, जो बढ़ते बढ़ते एक अच्छी खासी बहस का रूप ले लेती और फिर बहस घूम फिर कर उसकी माली हालत पर आ जाती। लेकिन अब वह ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। हालांकि वह अपने आंचल में भरी मूंगफली एक एक करके तोड़ रही थी और उसे तोड़ने की गति और वेग में उसने काफ़ी धीमापन रखा हुआ था। हर एक मूंगफली को उठाते वक्त वह शीश को गौर से देखती और तोड़ते वक्त होती चटाक की आवाज़ से वो चौंक जाती। यह मूंगफली आज उसने बड़ी मुश्किल से खरीदी थी। उसके पर्स में अब सिर्फ घर लौटने भर का किराया रह गया था। कल से वह क्या करेगी, कैसे यहाँ आएगी, इसी चिंता में डूबी हुई थी। अब वो पछता रही थी कि उसने क्यों ये मूंगफली खरीदी, क्योंकि अगर वह नहीं खरीदती तो उसके पास इतने पैसे तो होते ही कि वह कल आ जाती, भले लौटना पैदल पड़ता। अपनी बात का जवाब न पाकर लड़का भी चुप हो गया था।
उसके हाथ में भी एक मूंगफली थी जिसे वह तोड़ नहीं रहा था बल्कि हथेलियों में लेकर इधर उधर घुमा रहा था। आज वह भी ज़रूरत से ज़्यादा दुखी था। आज उसका सबसे अच्छा ट्यूशन छूट गया था, वह ट्यूशन जहाँ उसे पैसे भी बिन मांगे मिल जाते थे। और इधर लड़की भी बहुत ही खामोश थी। इसलिए दोनों ही चुप थे, अभावों के राहों से ग्रस्त म्लान मुख लिए हुए। दोनों ने ही एक दूसरे को अपनी अपनी हालत बतानी चाहिए, लेकिन दोनों ही मौन रह गए। शायद अभी भी दोनों के बीच कुछ ऐसी दूरी थी जो आखिरी परत तक नहीं खुल पाई थी। सूरज एक हल्के से बादल के पीछे छुप गया था। आज उसने फिर से अपनी टूटी मूंगफली हाथ में ले ली। उसे अपना सारा शरीर सुन्न होता जान पड़ा। दिमाग में घिरनी की तरह कुछ नाचने लगा। आंखों के आगे रंगीन तारे चमकने लगे। सामने का लाल गुलाब उसे काला नजर आने लगा। उसे लगा कि उसके अंदर की सारी ताकत एकाएक किसी ने निचोड़ ली है और अब वह एक निर्जीव प्राणी की तरह झूल रहा है। लड़की उसकी हालत देखकर चिंतित हो गई। वह भागकर ठंडे पानी वाले के पास पहुंची, पानी का एक गिलास लिया और उसके पास आ गई। लड़का तब तक लेट गया था। वह बहुत ही कमज़ोरी महसूस कर रहा था। लड़की ने उसे उठाया और पानी का ग्लास थमा दिया। पानी पीकर वह कुछ स्वस्थ हुआ। लड़की ने उसे समझाया, तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, हम लड़कियों को तो झेलना सुनना पड़ता है, आए दिन कैसे विरोध करें। कभी कोई बेजा हरकत भी कर बैठता है, उसे टोको तो बहन जी करने लगता है। अपने देश में लड़की से भी बड़ा निरीह प्राणी कोई पैदा हुआ है क्या? लड़के को सुबह की काली चाय याद आ गई और उसे मतली सी आई, क्योंकि उसने कभी काली चाय पी नहीं थी। उसने पूछा, तुमने कभी काली चाय पी है? लड़की को इस बार हंसी आ गई। मैं और मेरी माँ रोज़ काली चाय ही पीते हैं। मेरी भाभी हम पर दूध खर्चना पैसे की बर्बादी समझती है। लड़का दुखी हो गया। एक दिन काली चाय पीने के दुख से बड़ा था यह दुख जो लड़की के लिए था, रोज रोज काली चाय। अब वह परेशान थी, काफ़ी परेशान। उसका घर यहाँ से काफ़ी दूर था, पैदल जाने में 1.5 घंटे से कम न लगेंगे। अब उसके पास बस के लिए पूरे पैसे नहीं थे। उसके पास सिर्फ 1 रुपया था, जिसमें से 10 पैसे का पानी का ग्लास वह उसके लिए ले आई थी। चाहती तो वह नहीं लाती, लेकिन उस समय उसकी अवस्था, नहीं लाती और कुछ हो जाता तो। और ये भी कैसा है, एक बार भी नहीं पूछा कि पैसे तुमने क्यों दिए, मुझसे ले लेती। लड़के का घर दूसरी दिशा में था, लेकिन पास में था। जेब में उसकी फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जिस समय उसकी तबीयत खराब हुई वह बेसब्री से पानी की तलब महसूस करने लगा था। लड़की के पानी पिलाने पर वह उसके प्रति उपकृत हुआ, पर इस भावना का प्रतिदान वह पैसे से नहीं कर सकता था। हालांकि वह जानता था कि लड़की के पास भी पैसे नहीं होंगे। एक बार उसने मजाक करने की सोची भी और उससे कहे, ये लो अपने 10 पैसे, और पैसे जेब से निकालने का नाटक करे। उसे विश्वास था कि वह हंसेगी और कहेगी, तुम भी खूब मजाक करते हो। मगर यह मजाक करते हुए उसे बहुत डर लगा। क्या पता उसके पास ये 10 पैसे इतने महत्व के हों कि उन्हें लेने में वह झिझके नहीं, और तब उसका यह नाटक धोखा हो जाएगा, जिसे वह धोखे के आवरण में ही रहने देना चाहता था। सूरज अपना बाजार समेटने लगा था। हमें चलना चाहिए, लड़की ने कहा। वह असमंजस में थी कि वह पैसे मांगे या ना मांगे। मांगने में उसे बुरा लग रहा था। वो क्या एक गिलास पानी भी किसी को नहीं पिला सकती? किसी को क्या, अपने उसको जो उसका भविष्य है। तो अब उससे भी पानी पिलाई के पैसे मांगने होंगे क्या? और जो कहीं उसके पास भी न हुए तो? लेकिन पैसे न रहने की स्थिति में उसे पैदल घर जाना होगा। पैदल माने 1.5 घंटे। घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। माँ से क्या कहेगी, भाभी को क्या जवाब देगी, खुद वह भी कितना थक जाएगी। और कल का क्या होगा? कल से वह उससे कहाँ और कैसे मिलेगी? उसका मन मस्तिष्क सवालों की डोरियों से पूरी तरह से उलझ गया था। लड़के की इच्छा इस समय चाय पीने की हो रही थी। वह यही सोच रहा था कि काश लड़की कहे कि चलो चाय पीते हैं, और पर यह तो पानी ही पिलाकर छुट्टी कर गई। फिर वह ग्लानि से भर उठा। वह क्यों ऐसा सोचता है? हो सकता है उसके पास भी पैसे ना हो, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाय के लिए तो उसे पूछना चाहिए। आखिर को लड़का वह है, वह क्यों उस पर निर्भर हो रहा है?
उसे अपनी इच्छा पर काबू करनी चाहिए। उसके पास पैसे नहीं है तो उसे चाय नहीं पीनी चाहिए, बल्कि घर जाकर फिर से काली चाय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अपितु काली चाय की आदत डालनी चाहिए। उसने तय किया कि वो उससे चाय के लिए नहीं कहेगा। लड़की समझ गई थी कि लड़का कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसने पूछा नहीं। हालांकि लड़के के चेहरे पर थकान और कमज़ोरी की रेखाएं खिंच गई थी, लेकिन वह भी खिन्न और दुखी थी। वह जानती थी कि भले ही 50 पैसे में वह घर तक की आधी दूरी तय कर लेगी, फिर आधी दूरी तक पहुंचते पहुंचते उसके बदन में भी थकान की काली स्याही फैल जाएगी और उसका चेहरा भी दर्द की रेखाओं से भर जाएगा। फिर भी उसने उसे आश्वस्त करना चाहा, मगर उसकी जगह उसने यह कहा कि उसकी तबीयत कुछ ख़राब है, वह कल नहीं आ सकेगी। वह उसका इंतज़ार न करे और पैदल ही घर की ओर चल दी। सड़क के दोनों तरफ से बसें और अन्य वाहनों से उड़ती धूल उसके शरीर पर, साड़ी पर पड़ रही थी। वह फुटपाथ पर चलने लगी। बसों का आना जाना निरंतर जारी था। तो ये थी कहानी प्रेम कहानी में, जिसे सूरज समाचार विचार बम्बई में प्रकाशित किया गया था 1992 में। आज कोरोना की हालत और उससे छूटती जा रही नौकरियां और बढ़ती जा रही बेरोज़गारी पर यह कहानी मुझे अचानक याद आ गई और मैंने सोचा कि इसे आप लोगों को सुनाऊं। कैसी लगी ये कहानी, इसके बारे में अपनी राय हमें ज़रूर YouTube कमेंट पर दीजिएगा। और तब तक अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम। शब खैर, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।